नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर के एल साहू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कवर्धा। छात्रों, आज हम औद्योगिकरण और एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ऊपर चर्चा करेंगे कि औद्योगिकरण का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और इसका जो है भारत में क्या असर हुआ है। इसमें हम इनके मीनिंग, डेफिनेशंस के बारे में, टाइप्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि औद्योगिकरण जो है क्या होता है उसके बारे में। ये जो लेक्चर है वो समाजशास्त्र के चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत तृतीय पेपर जो है उसके अंतर्गत आता है। तो छात्रों, अगर आप चाहें तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इनका जो है नोट्स भी बना सकते हैं, या चाहें तो इस वीडियो को 2-4 बार सुनेंगे तो आसानी से जो है याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक प्रस्तावना के जैसे कि विदेशी निवेश क्या होता है। सबसे पहले देखिए, पिछड़े हुए आर्थिक देशों के लिए विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। विशेषकर विकास के प्रारंभिक चरण में विकास कार्यक्रमों को चालू करने के लिए पूंजी की पर्याप्त मात्रा का होना अपेक्षित है, ताकि देश के आर्थिक विकास को इच्छित गति प्रदान की जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्प विकसित देशों में पूंजी व तकनीकी ज्ञान का प्रायः अभाव पाया जाता है, क्योंकि यह देश जो है अधिकांशतः कृषि प्रधान देश होते हैं और इनका औद्योगिक विकास भी काफ़ी धीमा होता है। फलस्वरूप कम उत्पादकता, कम आय, कम बचत, कम विनिवेश के कारण पूंजी निर्माण का अभाव हमेशा बना रहता है। पूंजी की इस कमी को पूरा करना वर्तमान समय में अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या है। जब आरंभिक या आंतरिक साधनों से पूंजी की मांग नहीं होती तो विदेशी पूंजी का सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। उल्लेखनीय है कि आज के इस युग में विकसित कहलाने वाले राष्ट्रों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि ने भी अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में विदेशी पूंजी का हर संभव प्रयोग किया है। विदेशी पूंजी के उपयोग से राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। यह विचार आज विश्व मंच पर मान्य नहीं रहा। आज सभी देशों का अंतिम लक्ष्य आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना है, जिसके लिए उल्लेखनीय है कि आज के इस युग में विकसित कहलाने वाले राष्ट्र जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि ने भी अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में विदेशी पूंजी का हर संभव प्रयास किया। विदेशी पूंजी के उपयोग से राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। यह विचार आज विश्व मंच पर मान्य बिल्कुल नहीं रहा है। आज सभी देशों का अंतिम लक्ष्य आर्थिक विकास को प्राप्त करना है, जिसके लिए हर संभव मूल्य पर पूंजी को जुटाना, चाहे वह विदेशी पूंजी हो अथवा स्वदेशी। विशेषकर अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी का तो और अधिक महत्व है, क्योंकि इसके बिना विकास कार्यक्रमों को साकार रूप नहीं किया जा सकता। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं विदेशी निवेश क्या होता है। विदेशी निवेश के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे विदेशी निवेश में कि सकल विदेशी निवेश प्रवाहों में 2003-04 के दौरान तीव्र वृद्धि दिखाई दी। वर्ष दर वर्ष ये जो आधार है इन पर प्रवाहों में यानी निवल 255% तक वृद्धि हुई है। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे हम एफडीआई में जहां मामूली यानी कि लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर वृद्धि हुई। यह पोर्टफोलियो प्रवाह यानी 11 गुना वृद्धि हुई, जो निवेश विदेशी निवेश प्राप्तियों का लगभग 77% बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या होता है। इसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट में एफडीआई के नाम से जानते हैं। देखिए, 2003-04 के दौरान 2002-03 की अपेक्षा भारत में सेल प्रत्यक्ष निवेश या विदेशी निवेश अंतर प्रवाह कुछ कम थे। यह कमी 2003-04 की नई इक्विटी पूंजी अंतर प्रवाहों में थोड़ा गिरावट के कारण आई। 2003-04 के दौरान परिनिवेशित आय 2002-03 की तरह थी। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह भुगतान संतुलन आधार को 1999 से 2000 में तेज़ी से बढ़ने के बाद 2001 से 2002 में गिरावट जो है प्रदर्शित हुई। विदेशों में भारतीय उद्यमों द्वारा किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो है 2003 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उपेक्षा 2003 और 4 के दौरान
अपेक्षाकृत 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो सबसे पहले अगर आप इसको परिभाषित करेंगे कि विदेशी निवेश क्या होता है, तो किसी भी दूसरे देश की परियोजना या कंपनी में किया जाने वाला निवेश एफडीआई है, फॉरेक्स विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। यह सीधी निवेश होता है और दीर्घावधि के लिए होता है, बहुत लंबे समय के लिए होता है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश जिसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसमें देखेंगे पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है। ये इसमें भारत की स्थिति 2003-04 में मंदी के बाद पोर्टफोलियो प्रवाह को 2003-04 में बढ़कर 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए। 2003-04 में पोर्टफोलियो निवेश का प्रभावशाली निष्पादन विदेशी संस्थागत अंतर प्रवाहों में तीव्र गति के कारण था, जो भारतीय पूंजी बाजारों में व्यापार में भारी तेजी के कारण आई। अब हम एक बात करते हैं कि संशोधित एफडीआई की जो परिभाषा है। अब तक हमने देखा कि संशोधित एफडीआई की परिभाषा हम कैसे देख सकते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिभाषा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एफडीआई की नई परिभाषा को स्वीकार करके 2000 से आगे निकलकर एफडीआई प्रवाह के संशोधित आंकड़े जारी किए। और इस संशोधित परिभाषा में एफडीआई इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जनों तथा अन्य प्रत्यक्ष पूंजी के अंतर्गत पूंजी प्रवाह की 3 श्रेणियां शामिल है। इससे पहले भुगतान संतुलन सांख्यिकी में सूचित एफडीआई आंकड़ों में केवल इक्विटी पूंजी को शामिल किया जाता था। विदेशी पूंजी निवेश देश में निजी निवेश और सार्वजनिक निवेशों के रूप में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम बात करते हैं निजी निवेश की। निजी निवेश क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, इसके अंतर्गत जो आता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं निजी निवेश प्रत्यक्ष निवेश और अप्रत्यक्ष निवेश का रूप ले लेती है। इसमें प्रत्यक्ष निवेश प्रथम है, जिसमें प्रत्यक्ष निवेश का मतलब निवेश करने वाला देश का व्यापारी संस्थाएं उस निवेश के माध्यम से पूंजी निर्माण करने वाले देश में निर्मित परिसंपत्तियां पर यथार्थतः डिफैक्टो या अधिकांशतः डेज्यूरी नियंत्रित करती है। प्रत्यक्ष निवेश कई रूप ले सकते हैं। पूंजी आयातकारी देश में निवेशक देश की कंपनी की उपशाखा खोलना, ऐसे व्यापार संस्था की स्थापना, निवेश जिसमें निवेश की कंपनी का बहुमत धारणा हो। पूंजी आयातकारी देश में ऐसी कंपनी खोलना जिसका पूर्ण रूप से वित्त प्रबंधन और निवेशक देश में निगम की सहायता स्थापना करना, या निवेशक देश के नागरिकों द्वारा दूसरे देश में स्थित परिसंपत्तियों का निर्माण करना। ऐसी कंपनियां या संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय निगमों या बहुराष्ट्रीय निगम कहलाती है। दूसरा आता है अप्रत्यक्ष निवेश। देखिए, अप्रत्यक्ष निवेशों को निवेश पूंजी या निवेश सूची अथवा किराया जीवी निवेश कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से पूंजी जो है आयातकारी देश की सरकार द्वारा नियमित या हस्तांतरित प्रतिभूतियां, हिस्से अथवा ऋण पत्र सम्मिलित होते हैं, जिन्हें किसी अन्य देश के नागरिक ले लेते हैं। इस धारणा से कंपनी पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं होता, शेयर होल्डर्स केवल लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। आजकल बहुपक्षीय अप्रत्यक्ष निवेश भी होते हैं। किसी देश के नागरिक किसी अल्प विकसित देश में एक विशेष परियोजना का वित्त प्रबंधन करने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों को खरीदते हैं। देखिए, सार्वजनिक निवेश विदेशी निवेश क्या होता है। सार्वजनिक विदेशी निवेश, जिसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें सार्वजनिक विदेशी निवेश निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है द्विपक्षीय कठोर कर्ज या लोन, अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार को अंग्रेजी पाउंड मुद्रा में कर्ज उठाना। दूसरा है द्विपक्षीय नरम लोन, है ना, यानी अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को 480 के अंतर्गत, यानी ट्रिलियन डॉलर के 480 के अंतर्गत खाद्यान्न बेचना। फिर बात आती है बहुपक्षीय लोन। बहुपक्षीय लोन यानी कि इसको हम बोलेंगे वही वॉलंटरी सॉफ्ट लोन, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को 480 के अंतर्गत जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराना। बहुपक्षीय लोन यानी कि मल्टी लैटरल लोन्स, अर्थात सदस्य देशों द्वारा और कोलंबो प्लान इत्यादि में अंशदान। इस
वर्ग के अंतर्गत वे कर्ज आते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की विधिक एजेंसियां जैसे IBRD, IFC, IDA और SUNFED यानी स्पेशल यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट UNDP इत्यादि उपलब्ध कराती है। उसके बाद है अंतर सरकारी अनुदान। अंतर सरकारी अनुदान मतलब इसमें इस प्रकार विदेशी सहायता से अभिप्राय नरम और कठोर शर्त का सार्वजनिक विदेशी पूंजी नगद या जिन्स में तथा अंतर सरकारी अनुदान प्राप्त करता है। फिर बात आती है विदेशी सहायता का कार्यभाग। विदेशी सहायता का कार्यभाग, इसमें हम देखते हैं विदेशी सहायता का कार्यभाग में आर्थिक विकास के त्वरण के लिए निजी निवेश विदेशी पूंजी की अपेक्षा सार्वजनिक विदेशी निवेश अधिक महत्वपूर्ण होती है। भारत जैसे अल्पविकसित देशों की वित्तीय आवश्यकताएं इतनी अधिक होती है कि निजी विदेशी निवेश वित्त प्रबंधन की सहायता को केवल आंशिक रूप से ही हल कर सकता है। एक बात तो ये है कि शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा प्रोग्रामों, तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान इत्यादि के क्षेत्रों में सामाजिक व्ययों से इसका कोई संबंध नहीं होता। यद्यपि ऐसी स्कीम अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की दक्षता और उत्पादकता में योगदान देती है, फिर भी यह प्रत्यक्ष प्रतिफल नहीं देती और इसलिए उन्नत से प्राप्त अनुदानों की सहायता से ही इनका वित्त प्रबंधन हो सकता है। फिर निजी विदेशी निवेश यह पूर्ण कल्पना लेकर चलता है कि अल्प विकसित देशों में आधारभूत लोक सेवाएं पाई जाती है, परंतु उनमें निवेश करने के लिए बड़ी राशियों की आवश्यकता होती है और जोखिम पाए जाते हैं जिन्हें निजी पूंजी नहीं उठा पाता या नहीं उठा सकती। कम तथा धीमी फल देने वाली परियोजनाएं में सार्वजनिक ऋणों के आधार पर जो है निवेश संभव हो पाता है। फिर जैसा निजी विदेशी निवेश में होता है वैसा न होकर उधार लेने वाले देश विदेशी ऋणों को अपने विकास प्रोग्रामों के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए निजी निवेश विदेशी निवेश में बहुत आशा नहीं की जा सकती। अब अंतर्राष्ट्रीय चेतना बढ़ती जा रही है फिर कि किसी एक स्थान की दरिद्रता प्रत्येक अन्य स्थान की समृद्धि के लिए खतरा है और किसी अन्य स्थान की समृद्धि को सब जगह बांट देना चाहिए। तो विकसित देश अल्प विकसित देशों को अपने कम भाग्यशाली भाइयों की सहायता करना अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं, परंतु विकसित देशों की यह अनुभूति अतः प्रेरित नहीं है। वे सदैव शीत युद्ध के प्रसंग में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से प्रेरित रहे। उनका लक्ष्य जो है शर्तों के साथ सहायता देना रहा है। केवल रूस और साम्यवादी देशों के इस क्षेत्र में आ जाने के बाद से ही पश्चिम देश भी अल्प विकसित देशों की सरकारी स्तर पर बिना शर्तों के सहायता देने में कुछ उत्साह दिखाने लगते हैं। विदेशी सहायता अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य समझी जाती है, परंतु कुछ अर्थशास्त्री इस मत को नहीं स्वीकार करते और वे विचार रखते हैं कि विदेशी सहायता आर्थिक विकास के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह विकास में बाधक होती है। हम विदेशी सहायता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्कों का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं विदेशी सहायता के पक्ष में तर्क। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि विदेशी सहायता के पक्ष में निम्न तर्क दिए गए। जैसे विदेशी सहायता को हम कैसे बांट सकते हैं। पहला है घरेलू बचतों को अनुपूरित करना, यानी कि अल्पविकसित देश जैसे भारत की विशिष्टता यह बताती है कि पूंजी यानी पूंजी का दरिद्र या कम बचत या कम निवेश करने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। न केवल उनका पूरी स्टॉक थोड़ा होता है बल्कि पूंजी निर्माण की चालू दर भी बहुत कम होती है। औसतन इस अर्थव्यवस्थाओं में सकल निवेश सकल राष्ट्रीय आय का केवल 5% में 6% तक होता है, जबकि उन्नत देशों में यह 15 से 20% तक होता है। नई पूंजी परियोजना में निवेश का तो कहना भी क्या, बचत की इतनी नीची दर को 2% से 2.5% की दर पर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भी व्यवस्था नहीं कर सकती। देखिए, वास्तव में बचत की वर्तमान दर से पूंजी के मूल्य ह्रास को भी पूरा नहीं कर सकती और नई वर्तमान पूंजी उपकरण को बदल सकते हैं। कराधान उधार ग्रहण के माध्यम से घरेलू बचतों को जुटाने के प्रयत्न इस बात के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं कि निवेश के माध्यम से पूंजी निर्माण की दर बढ़ सके, बल्कि इन विधियों से तो उपभोग स्तरों में कमी होती है और लोगों को बहुत समस्याएं को झेलना पड़ता है। विदेशी पूंजी का आयात पूंजी उपकरण तथा कच्चे माल को प्रवाहित करने
के घरेलू बचतों की कमी को अनुपूरित करने में सहायक होती है, और जिससे बचत की जो सीमांत दर और घरेलू पूंजी निर्माण की दर बढ़ जाती है। फिर आती है प्रौद्योगिक पिछड़ेपन की कमी को हम दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारत जैसा अल्पविकसित देश या विकासशील देश केवल पूंजी दरिद्र ही नहीं बल्कि तकनीकी दरिद्र भी है। हमारे पास उस प्रकार की उन्नति और टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उनका जो अधिक से अधिक जो है इकोनॉमिक फैक्टर साबित हो सके। औद्योगिक जो पिछड़ापन है वो इनकी मुख्य समस्या है, जिसका परिणाम पूंजी उत्पादन लागत, श्रम की निम्न उत्पादकता और पूंजी उत्पाद अनुपात यानी COR के रूप में सामने आती है। विदेशी पूंजी तकनीकी पिछड़ेपन को दूर करती है और प्राविधिक ज्ञान का विस्तार करती है। ये अपने आप भौतिक तथा विदेशी पूंजी के अलावा तकनीकी ज्ञान, आधुनिक उपकरण, उन्नत उत्पादन तकनीक और संगठनात्मक अनुभव लाती है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू श्रम की नई कुशलताओं का सृजन होता है, उत्पादकता का स्तर ऊंचा उठता है और आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। फिर बात आती है अधोसंरचना के निर्माण में सहायक, माफ करना थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। अधोसंरचना के निर्माण में सहायक। देखिए, अधोसंरचना जैसे रेल, सड़क, नहरें, विद्युत परियोजनाएं किसी देश के आर्थिक विकास के लिए आधारित संरचना का काम करती है और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करती है, किंतु अल्पविकसित देशों में ये तो आर्थिक पूंजी का काफ़ी अभाव होता है। दूसरा, इन परियोजना के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है और इनकी गर्भावधि भी लंबी होती है, यानी बहुत लंबे समय तक के लिए इनको कर्ज लेना पड़ता है। इसलिए ये देश विदेशी सहायता के बिना इन परियोजनाओं को शुरू हम नहीं कर सकते। फिर बात आती है आधारभूत और मूल उद्योग स्थापित करने के लिए। देखिए, इस प्रकार जो अल्पविकसित देश या विकासशील देश इस स्थिति में नहीं होते कि वे आधारभूत मूल तथा मूल उद्योग अपने आप में शुरू हों। विदेशी पूंजी के माध्यम से इस्पात, मशीन, औजार, भारी विद्युत और रासायनिक आदि प्लांटों को स्थापित कर सकते हैं कि एक उद्योग में विदेशी पूंजी का प्रयोग अन्य उद्योगों में लागत जो है उसको घटाकर देसी उद्यम को प्रोत्साहन दे सकता है। इससे अन्य संबंध योजनाओं का श्रृंखला की तरह विस्तार हो सकता है और इस प्रकार विदेशी पूंजी अर्थव्यवस्था के योगदान में सहायता देती है। फिर आती है प्राकृतिक संसाधनों तथा अन्य क्षेत्रों का उपयोग करना। देखिए, इसमें जो है अल्पविकसित देश या विकासशील देश के निजी उद्यम ऐसे जोखिम के काम हाथ में नहीं लेना चाहते, जैसे कि प्राकृतिक साधनों और नए क्षेत्रों का उपयोग हो। विदेशी पूंजी प्राकृतिक अवस्थाओं की सब जोखिम और हानियां उठा लेती है। यह दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचती है, नए प्राकृतिक साधनों की खोज करती है और इस प्रकार देश के प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में सहायक है। फिर है सामाजिक लाभ प्राप्ति के लिए। देखिए जहाँ पे कुछ ऊपर ये कहा जाए कि उसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में हम ये कह सकते हैं कि विदेशी देश की आधारित संरचना का निर्माण, नए उद्योगों की स्थापना, नई संसाधनों का उपयोग और नए क्षेत्र का विकास, ये सब अर्थव्यवस्था के भीतर रोजगार के सुअवसर बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में पूंजी का आयात जो है शहरी क्षेत्र में अधिक रोजगार का निर्माण करती है और इससे ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में अतिरेक श्रम का स्थानांतरण होती है। भूमि का जनसंख्यात्मक दबाव घट जाता है और हो सकता है कि अदृश्य बेकारी भी दूर हो जाए विदेशी पूंजी से, यह जो है सामाजिक लाभ के लिए। फिर बात आती है सरकार के राजस्व में वृद्धि करने हेतु। देखिए, जब किसी विदेशी जो है निवेशक अल्पविकसित राष्ट्र में विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों में पूंजी लगाते हैं तो उन्हें कुछ लाभ उठाते हैं और जिन पर देशी सरकार जो टैक्स लगाती है और अधिक शुल्क भी प्राप्त करती है। तो इस प्रकार विदेशी निवेश को लाभार्थी या लाभ या रॉयल्टी पक्ष पर लगाने के जो से देशी सरकार का राजस्व भी बढ़ता है। तो छात्रों, आज हम अपने प्रथम लेक्चर यहीं तक रहेंगे। आगे की जो लेक्चर है वो दूसरे लेक्चर में प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।